ये घिनौना कपल जो आप इस वीडियो में देख रहे हैं, ये जो हस्बैंड है ये अक्सर पराई औरतों के साथ सोता था, इंटीमेट होता था और इसकी ये खूबसूरत सी शरीफ से दिखने वाली पत्नी इन दोनों की मतलब कि जब इसका पति किसी पराई औरत के साथ होता था तो उनकी वीडियो बनाती थी। ये किसी तरह का कोई रैकेट या फिर एंटरटेनमेंट नहीं था इनके लिए, बल्कि इनका बिजनेस था। जब आप सच्चाई जानेंगे तो आपके भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे कि किस तरह से आजकल का ज़माना जो बहुत ही ज़्यादा मॉडर्न हो चुका है, लोग बहुत सतर्क रहते हैं किसी भी तरह की धोखाधड़ी के लिए। वहाँ पे भी किस तरह से इस कपल ने कुछ घिनौनी प्लानिंग्स की और उसमें बहुत सारी शरीफ औरतों को फंसाया। वीडियो के एंड में आपको एक ऐसी सच्चाई सुनने को मिलने वाली है जिसको सुनने के बाद आपको यकीन नहीं होगा कि एक औरत क्या सच में ऐसा कर सकती है। मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में एक फैमिली रहती थी। इनका एक बेटा अविनाश प्रजापति। अविनाश बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत अच्छा था, साथ ही उसको शौक भी बहुत ज्यादा थे, गाड़ियों के, फिटनेस के, अमीरी दिखाना बेसिकली। फैमिली ने अविनाश को स्कूलिंग के बाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग करवाई और ये इंजीनियरिंग कंप्लीट होने के बाद अविनाश ठेकेदारी के या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में घुस जाता है। वहां से इनकम अच्छी आनी शुरू हो गई थी। इसी के चलते सोशल मीडिया का भी ये दौर था। अविनाश सोशल मीडिया पे भी एक्टिव हो जाता है। इसी दौरान फैमिली अविनाश के लिए एक लड़की ढूंढती है और अविनाश की शादी भी करवा दी जाती है। शुरुआत के कुछ दिन तो बहुत अच्छे से बीतते हैं, लेकिन धीरे धीरे जो अविनाश के ये शौक थे, मतलब कि पैसा ठीक ठाक आ रहा था, इसी के चलते नई गाड़ियां लेना, घूमना फिरना, जिम जाना, कभी होटल तो कभी रेस्टोरेंट, इन जगहों पे घूमते रहना, इन चीज़ों में अविनाश बहुत बिजी रहता था। और दूसरी तरफ वो अपनी पत्नी को ज़्यादा टाइम दे नहीं पा रहा था, या फिर ये कहें कि अपनी पत्नी में उसका इंटरेस्ट ज़्यादा रहा ही नहीं था। इसी के चलते जब पत्नी को बिट्रेयल फील होता है तो वो धीरे धीरे डिवोर्स की तरफ जाना शुरू कर देती है। थोड़े ही समय में दोनों का डिवोर्स भी हो जाता है। लेकिन ये जो डिवोर्स हुआ था इसने कहीं से भी अविनाश को तोड़ा नहीं था या परेशान नहीं किया था, बल्कि वो अपनी ज़िंदगी और भी ज़्यादा इंजॉय करना शुरू कर चुका था। उसको लग रहा था कि अब उसको फ्रीडम मिल गई है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके सर पे थी वो अब उसके सर से जा चुकी है। खैर, जैसा मैंने आपको बताया, अविनाश को गाड़ियों का बहुत शौक था। इसी के चलते 2018 में वो एक गाड़ियों के शोरूम में जाता है। वहां पे उनकी एक सेल्स एग्जीक्यूटिव थी जिसका नाम था चंद्रिका मालीवाल। वहां पे चंद्रिका और अविनाश की मुलाकात होती है पहली बार। अब इसके बाद दोनों में सोशल मीडिया पे बातें होनी शुरू होती है। दोनों को एक दूसरे की प्रोफाइल पसंद आती है। दोनों का बिहेवियर काफी हद तक सिमिलर था। चंद्रिका को भी सोशल मीडिया पे शो ऑफ का बहुत शौक था, या फिर ये कहें कि जो वो एंजॉय करती थी हर एक चीज सोशल मीडिया पे शेयर किया करती थी। वहीं दूसरी तरफ जो अविनाश का नेचर था वो भी इसी तरह का था। जो कुछ भी पहनना, जो कुछ भी खरीदना या फिर जब कभी भी घूमने फिरने जाना, सब कुछ सोशल मीडिया पे शेयर होता था। यहीं से जब दोनों के इंटरेस्ट एक जैसे थे, दोनों में दोस्ती होती है। दोस्ती प्यार में बदल जाती है और थोड़ी ही समय में 2018 के आसपास दोनों प्लान कर लेते हैं शादी करने का, और बिना किसी रुकावट के आगे दोनों की शादी भी हो जाती है। दोनों शादी के बाद भी अपनी जिंदगी पूरी तरह से एंजॉयमेंट में बिता रहे थे। मतलब ये इस तरह का कपल था जिनका सेविंग्स करने में या फिर फ्यूचर प्लानिंग करने में कोई विश्वास नहीं होता। ये चाहते थे जो भी उनके पास सेविंग्स है उसको वो उड़ा ले, एंजॉय कर ले, यू नेवर नो कल हो ना हो। और कहीं ना कहीं उनकी जो इनकम थी वो बहुत अच्छी थी, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ अफोर्ड कर पा रहे थे। इसी के चलते उन्होंने आगे जाके 3 अपनी प्राइवेट कंपनीज भी खोली। इनमें रुद्रा एंटरटेनमेंट, रुद्रा कंस्ट्रक्शंस और रुद्रा इवेंट्स, ये तीनों कंपनीज शामिल थी। शुरुआती दौर इन तीनों कंपनीज का काफी अच्छे से चलता है। ये सारी की सारी कंपनीज की प्रमोशन बहुत अच्छे से की जाती है। चंद्रिका को इन सारी चीजों का नॉलेज बहुत अच्छे से था, लेकिन ज्यादातर जो प्रमोशन के पार्ट्स थे वो झूठ की बिना पे ही टिके हुए थे। इसी के चलते वक्त के साथ साथ इनकी इनकम जो थी वो लिमिटेड हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ इन्होंने घूमने फिरने में, ऐश करने में या फिर अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जीने में अपनी सारी सेविंग्स ख़त्म कर दी थी। सोशल मीडिया पे अगर कोई भी इस कपल को देखे तो वो अक्सर उनसे जलेगा ही, ये देखते हुए कि कैसे ये तीनों एक साथ ही रहते हैं। ये आदमी अपनी वाइफ को भी टाइम देता है, अपने बच्चे को भी टाइम देता है, और जो भी स्पेशल डे होता है उसको बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करता है। आखिरकार ये सब कुछ हो कैसे पा रहा है? लेकिन जो अंदर चीज़ें चल रही थी या फिर जो उनके पर्सनल मैटर्स थे वो किसी को पता नहीं थे। एक तरह से इनकी सेविंग्स खत्म हो रही थी और दूसरी तरफ कंपनीज का भी दिवालिया निकलना शुरू हो गया था। ऐसा माना भी जाता है कि आपका सबसे बड़ा टेस्ट आपके बुरे समय में होता है। उस समय आप किस तरह से रिएक्ट करते हैं, किस तरह से बिहेव करते हैं, और यही बुरा समय अब इनका आने वाला था। लेकिन जो रिएक्शन इनका था
वो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। सबसे पहले उन्होंने ये तीनों कंपनीज का दिवालिया निकलने के बाद एक ट्रेडिंग कंपनी खोली जिसका नाम था श्री धन लक्ष्मी। अब यहाँ पे उन्होंने शुरुआत लोगों को आसान लोन देने से की, जिनका इंटरेस्ट बहुत कम था और लोग कुछ भी गिरवी रख के ये लोन ले सकते थे आसान शर्तों पे। इसी के चलते उनके पास कुछ लोग आते हैं लेकिन सफिशिएंट नहीं थे जो उनके एक्सपेंसेस उठा सके और जो उनको उनका वही लाइफस्टाइल वापस दे सके जो कुछ समय पहले तक उनके साथ था। वक्त की ये बहुत खास बात होती है कि वक्त बदलता जरूर है और इनका भी बदल चुका था। अब यहीं पे इनके सर के ऊपर और भी बड़ी मुसीबतें आनी शुरू हो जाती हैं, क्योंकि इन्होंने अपनी ट्रेडिंग कंपनी के लिए एक ऑफिस भी लिया था और वहां पे लोग भी हायर किए थे। उनकी सैलरीज देना, इसके अलावा कुछ प्रॉफिट अपने लिए बचाना, ये चीजें बहुत मुश्किल हो रही थी। और जब इनकम ढंग से नहीं बन पा रही थी तो इन्होंने कुछ और भी स्टार्ट किया। इन्होंने लोगों को मोटिवेट करना शुरू किया, लोगों से मिलना शुरू किया और उनको बताना शुरू किया कि वो इनकी जो ये ट्रेडिंग कंपनी है इसमें पैसा इन्वेस्ट करें और वो 20 दिनों में उनको पैसा डबल करके देंगे। इसके अलावा जब लोग उनकी सोशल मीडिया प्रोफाइल देखते तो समझ जाते थे कि लोग काफी रिच हैं, अपना लेविश लाइफस्टाइल जीते हैं और शायद ये जो भी कह रहे हैं सच ही कह रहे होंगे, पैसा डबल करके दे भी देंगे। सोचने वाली बात है, ये वो समय चल रहा है जब सोशल मीडिया पे हर चीज बहुत अच्छे से क्लियरली बताई जाती है। ऐसा कोई शॉर्टकट नहीं होता जिससे 20 दिन में पैसा डबल हो जाए, लेकिन फिर भी इनकी मैनिपुलेशन पावर देखिए, लोगों को इन्होंने ठग लिया था। इसके अलावा आम जनता तो छोड़ दीजिए, कुछ पुलिस वाले भी इनके इस चक्कर में फंस गए थे और उन्होंने भी इन पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया था। लेकिन इस पैसे का इस्तेमाल अविनाश और चंद्रिका अपने लाइफस्टाइल को उसी तरह से करने के लिए करते हैं। चंद्रिका ने बहुत सारे पैसे इनमें से अविनाश के बर्थडे पे उड़ा दिए थे, जहां पे उसने अविनाश के बर्थडे केक के सामने हर तरह की उसके पसंद की शराब की बोतल रखी हुई थी। ये बता रहा था कि शायद उनका लाइफस्टाइल बहुत रिच है, लेकिन असल में आप समझ ही गए होंगे कि उनकी फाइनेंशियल कंडीशन इस समय तक क्या हो चुकी थी। अब धीरे धीरे जैसे ही समय बीतने लगता है तो लोग अपना डबल पैसा लेने इनके पास पहुंचते हैं, लेकिन ज्यादातर लोगों को ये झांसा दे देते थे कि थोड़े टाइम रुक जाइए, पैसा आ जाएगा। और कुछ लोग जो जबरदस्ती करते थे, इनके पीछे पड़ते थे, उनको डरा धमका देते थे कि तुम्हें जान से मार देंगे, तुम्हारी मार पिटाई करेंगे और तुम यहां से वापस चले जाओ। कुछ लोग तो इनके इसी चक्कर के चलते डर भी गए, लेकिन एक शख्स ने 24 अप्रैल 2023 को उत्तर प्रदेश के झांसी पुलिस स्टेशन में इनके अगेंस्ट एक केस फाइल करवाया, जहां पे उन्होंने बताया कि ये इस तरह से हमारा पैसा लेके धोखाधड़ी कर रहे हैं। अब जब ये केस उनके अगेंस्ट फाइल होता है तो पुलिस तफ्तीश करती है, कुछ और लोगों तक पहुंचा जाता है और पता चलता है कि इस तरह के बहुत सारे लोग हैं जिनके साथ उन्होंने ये धोखाधड़ी की है। और इसी के चलते इन हस्बैंड वाइफ अविनाश और चंद्रिका को अरेस्ट कर लिया जाता है। लेकिन जैसे ये जेल के अंदर बंद थे, इनकी मुलाकात होती है स्वामी बैराग्यानंद से, जिनको मिर्ची बाबा कह के भी बुलाया जाता है। मिर्ची बाबा जेल में इसलिए बंद था क्योंकि उसने 28 साल की एक लड़की के साथ बलात्कार किया था। इसी केस में वो जेल के अंदर था और वहां पे जब ये तीनों मिलते हैं तो एक जैसी वाइब होने की वजह से तीनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाते हैं, दोस्त बन जाते हैं इनफैक्ट। वहीं जो मिर्ची बाबा था उसका पॉलिटिकल कनेक्शन बहुत अच्छा था और वहीं दूसरी तरफ फाइनेंशियली भी वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग था। मतलब कि जेल के अंदर रहने के बावजूद जो अपकमिंग इलेक्शन थे उसके लिए वो अपना नामांकन भरने जाता है और उसके इस नामांकन के एफिडेविट पे साइन कौन करता है? चंद्रिका मालीवाल। इन सब चीजों ने मिर्ची बाबा और इस कपल को बहुत नजदीक लाके खड़ा कर दिया था। थोड़ी ही वक्त के बाद ये तीनों जेल से रिहा हो भी जाते हैं और जेल से रिहा होने के बाद अविनाश और चंद्रिका अपने घर पे एक हवन करवाते हैं। हवन करने वाला इंसान भी कोई और नहीं था बल्कि ये मिर्ची बाबा खुद ही थे। खैर अब सब कुछ वापस से नॉर्मल होने लगा था, लेकिन एक चीज वो जानते थे कि अब वो उत्तर प्रदेश में कुछ भी नहीं कर सकते और जिनको इस तरह से पैसे उड़ाने की आदत लग जाती है उसके बाद अपनी जेब पे कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। इस कपल के साथ भी यही हो रहा था। जेल से बाहर तो आ गए थे लेकिन अब पैसे नहीं थे और वो जो एक तरह की तड़प होती है पैसे खर्च करने की, बाहर जाने की, उस तरह से पार्टीज करने की, वो अब इनमें निकल के बाहर आ रही थी और इसके लिए इनको एक और धोखाधड़ी का काम सूझता है। सबसे पहले वो भोपाल पहुंचते हैं। वहां पे चंद्रिका अपना दिमाग चलाती है और वो अविनाश को एक सलाह देती है। सबसे पहले वो उसको कहती है एक अलग से अपना सोशल मीडिया प्रोफाइल स्पेसिफिकली इंस्टाग्राम बनाने के लिए। वहां पे अविनाश ने जो भी फोटोज वीडियोस अपलोड की उनमें कहीं भी चंद्रिका थी ही नहीं। प्लान ये था कि अविनाश को एक सिंगल फादर बताया जाएगा जिसका एक 5 से 6 साल का बेटा है और इसके अलावा
वो अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता है। और इसी के चलते जब वो बिजनेस से रिलेटेड बाहर जाता है तो उस दौरान उसको घर पे कोई देखरेख करने वाला भी चाहिए, मतलब उसकी पत्नी या फिर कोई इस तरह की औरत हो जो या तो विधवा हो या तो फिर जिसका डिवोर्स हुआ हो। और आप खुद सोचिए एक औरत कितना गिर सकती है कि जो अविनाश की पत्नी चंद्रिका थी वो उसको कहती है कि सबसे पहले अविनाश अपनी जिम की फोटोज वीडियोज इस इंस्टाग्राम प्रोफाइल पे अपलोड करे ताकि जो औरतें उसको देखें वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएं। अविनाश ने बिना देरी किए बिल्कुल वैसा ही किया। सबसे पहले उसने अपनी जिम वाली फोटोज वीडियोज डाली और उसने इस अकाउंट पे चंद्रिका को फॉलो तक नहीं किया। इसके अलावा अक्सर जिनसे भी उनकी मुलाकात होती थी, बातचीत होती थी सोशल मीडिया प्रोफाइल के थ्रू, उनको ये बताया जाता था कि अविनाश एक स्टील कंपनी का ऑनर है। और इसके अलावा जैसा मैंने आपको बताया उसका एक 5 साल का बेटा है और साथ ही एक बूढ़ी माँ है जिनके साथ वो रहता है। और इसके अलावा सोशल मीडिया पे ही अविनाश ने गाड़ियों की फोटोज, बाइक की फोटोज, कभी होटल की फोटोज तो कभी सायरन वाली गाड़ियों में जाना, ये सब कुछ पोस्ट करना शुरू कर दिया था। इसी के चलते बहुत सारी औरतें अट्रैक्ट भी होती हैं। अविनाश को जो भी फॉलो करती या फिर जिनको अविनाश फॉलो करता उनकी प्रोफाइल वो थरली चेक करता था ताकि उसको पता चले कि क्या ये औरत डिवोर्सी है या विधवा है। और जैसे ही उसको ये पता चल जाता था वो सबसे पहले बातचीत करना शुरू कर देता था उनसे। देखते देखते ये बातें बढ़ने लगती थी और जैसे ही कोई औरत इनके रडार में आती थी चंद्रिका उसकी फाइनेंशियल कंडीशन चेक किया करती थी कि वो कितना अर्न करती है, कितनी उसके पास सेविंग्स है और कितने उसके पास ज्वेलरी है। इन सारी चीजों की तफ्तीश वो किसी डिटेक्टिव की तरह करती थी। जैसे उनको पता चलता था कि सामने वाली जो पार्टी है वो मोटी है, वहीं से उनका ये शिकार पक्का हो जाता था। इसी तरह से अविनाश के चक्कर में एक 34 साल की बैंक क्लर्क फंस जाती है जिससे अविनाश की पहले बातचीत होनी शुरू होती है। धीरे धीरे दोनों मिलना शुरू करते हैं। अविनाश के अपार्टमेंट में ये बैंक क्लर्क आया करती थी। दोनों मिलते, लेकिन इस दौरान जो चंद्रिका थी या फिर जो बेटा था वो वहां पे नहीं होते। दोनों मिलते, धीरे धीरे दोनों इंटीमेट भी होना शुरू हो गए और ये करीबियां काफी हद तक बढ़नी शुरू हो गई थी। हमेशा हम बिस्तर होने के बाद अविनाश उसको यही कहता था कि वो जल्दी ही उससे शादी भी कर लेगा। और अब वो पहुंच गए थे उस स्टेज पे जहां पे उन्होंने एक बहुत भयानक प्लान को एग्जीक्यूट करना था। लेकिन इससे पहले अविनाश इस औरत से मिलता है और उसको कहता है कि जो बिजनेस उसका बहुत अच्छे से चल रहा है उसको वो एक्सपेंड करना चाहता है। इसी के चलते उसको थोड़ी सी फाइनेंशियल नीड्स हैं। जो सामने बैंक क्लर्क थी उसको ये लगता था कि अविनाश उससे शादी कर ही लेगा। ये रिलेशन उनका कुछ वीक्स का हो गया था। हमेशा अविनाश उसको यही कहता था कि वो उससे शादी करेगा। प्रोफाइल भी उसके सामने ही थी, सब कुछ उसके लिए एक खुली किताब की तरह था। इसी के चलते ये औरत उसका साथ देती है। अविनाश को अपनी सेविंग्स यानी कि 40 लाख रुपए भी देती है। उसके अलावा 5 लाख के अपने गहने भी अविनाश को थमा देती है, ये कहते हुए कि तुम इनका इस्तेमाल कर लो, अब जो तुम्हारा है वो मेरा है और जो मेरा है वो तुम्हारा है। अविनाश और चंद्रिका के लिए वो हो गया था जो उनको चाहिए था। अब इसके बाद वो प्लान को एग्जीक्यूट करते हैं जो सबसे घिनौना पार्ट था। एक दिन अविनाश इसी बैंक क्लर्क को अपने इसी अपार्टमेंट में लेके जाता है जहां पे उसका बेटा तो था ही, लेकिन चंद्रिका ने मेकअप किया हुआ था और वो एक बूढ़ी औरत बनी हुई थी। अविनाश उसको ये कह के मिलाता है कि ये है मेरी वो बूढ़ी माँ। ये औरत उससे मिलती है, उसको भनक तक नहीं होती है कि ये औरत कोई जवान औरत है। खैर इन सारी मुलाकातों के बाद अविनाश उसको अपने कमरे में लेके जाता है जहां पे एक ड्रिंक देता है और उसमें उसने कुछ मिलाया हुआ था जिसकी वजह से ये औरत अनकॉन्शियस हो जाती है। उसके बाद अविनाश बिस्तर पे उसके साथ इंटीमेट होता है और हर एक कोने में कैमरा फिट कर दिया जाता है। इनकी वीडियो रिकॉर्ड की जाती है जो कि चंद्रिका ही कर रही थी। सब कुछ हो जाने के बाद चंद्रिका ये वीडियोस अपने पास सेफ रख लेती है और दूसरी तरफ जो औरत थी उसको भी होश आ जाता है, लेकिन उसको डाउट नहीं हुआ था कि उसके साथ हो क्या गया है। इस सब के बाद जो अविनाश था वो धीरे धीरे इस औरत से दूरियां बनाना शुरू कर देता है। उसको जब क्लियर होता है कि शायद कुछ गड़बड़ है और ये दूरियां बना रहा है तो वो धीरे धीरे अपना पैसा मांगना शुरू करती है। लेकिन इसके बाद अविनाश उसको कहता है ना मैं तुझसे शादी करूंगा और ना तुम्हारे पैसे वापस मिलेंगे। अगर तुम्हें चाहिए या फिर तुमने कंप्लेंट करने की कोशिश की तो वीडियोस उसको दिखाता है और कहता है कि ये वो पब्लिक कर देगा। अब ये जो औरत थी ये एक तरह से डिप्रेशन में जा चुकी थी, स्ट्रेस, एंजाइटी और एक तरह से जिंदगी के अंधेरे में ये खोना शुरू हो गई थी। डर इतना कि किसी से भी शेयर ही ना कर पाए। लेकिन थोड़ा समय बीतने के बाद जैसे तैसे ये हिम्मत करती है, अपनी फैमिली से शेयर करती है। ये अपनी फैमिली के साथ भोपाल के ही पुलिस स्टेशन में पहुंचती है। उससे पहले अविनाश और चंद्रिका ने एक और शिकार बना दिया था और जो दूसरी औरत थी उससे भी उन्होंने 35 से 40 लाख इसी तरह से ऐंठ लिया था। अब जैसे ही ये जो क्लर्क औरत थी ये भोपाल के पुलिस स्टेशन में पहुंचती है, ये केस फाइल करती है
पुलिस बिना देरी किए अविनाश के रेजिडेंस पे पहुंचती है, लेकिन वहां पे सिर्फ अविनाश पकड़ा जाता है सितंबर 2025 में। चंद्रिका अपने बेटे के साथ फरार हो चुकी थी। अविनाश को पुलिस स्टेशन लेके जाया जाता है, जहां पे पता चलता है उत्तर प्रदेश में, मध्य प्रदेश में और चंडीगढ़ में, इन तीनों जगहों पे मिला के 8 मामले इसी तरह के औरतों को ठगने के अविनाश और चंद्रिका के अगेंस्ट फाइल थे। लेकिन आप ये सोचिए कि क्या इस कपल को पकड़ पाना इतना मुश्किल था? सोशल मीडिया पे ये थ्रू आउट एक्टिव थे। 8 इनके अगेंस्ट मामले थे, इतने घिनौने मामले थे, लेकिन फिर भी इनको पकड़ा ही नहीं गया था। क्या कोई पॉलिटिकल कनेक्शन था जो उनकी हेल्प कर रहा था, या फिर कोई और ही बात थी? खैर, अब 2025 खत्म होने को ही आ गया है। पुलिस के हाथ अभी तक अविनाश ही है, वहीं दूसरी तरफ चंद्रिका कहाँ है किसी को भी नहीं पता। 2026 ऑलमोस्ट स्टार्ट होने को आया है। जमाना बहुत मॉडर्न हो चुका है। अक्सर हमें बहुत सारी ऐसी एडवर्टाइजमेंट देखने को मिलती है जिन पे बताया जाता है कि किस तरह से लोगों के साथ धोखाधड़ी हो रही है, लेकिन इस तरह के लोग नए नए पैंतरे आजमाते रहते हैं, और ये भी उन्हीं में से एक पैंतरा था। आई रियली होप आपको इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो, एंड आई रियली होप जल्दी से जल्दी पुलिस के हाथ चंद्रिका भी लगे और दोनों को सख्त से सख्त सजा हो, और जिनके पैसे इन्होंने ऐंठे हैं उनको उनके पैसे भी वापस किए जाएं। आप सब लोग ध्यान से रहें, अपना ख्याल रखें। सी यू नेक्स्ट टाइम इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।